नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। अलग अलग चैनल्स जो हैं वो अपने अलग अलग ओपिनियन बता रहे हैं, यानी कि क्या अनुमान बता रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसे कितने वोट प्रतिशत मिलने वाला है। ये तमाम अटकलें जो हैं वो लगानी शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब के हरियाणा की अटकलें क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ जो है, किसी भी तरह का कोई समीकरण समझ में नहीं आएगा। आज हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं जो कि पूर्वानुमान लगाते हैं और लगभग पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं, और लगातार हम इनसे आपको मिलवाते भी रहे हैं कि आखिर आंकलन इनका क्या कुछ रहता है, क्या कहता है। इनका पिछले चुनाव की बात करें तो हरियाणा विधानसभा के जब जनरल चुनाव थे तो हमने इनसे आंकलन लिया था और वो लगभग 95% जो है वो सही बैठा। मैं बात कर रहा हूँ महावीर सारन की, जो कि एक काफ़ी फेमस है। सभी लोग इनसे आकर के आंकलन जानते हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा क्या आंकलन इस बार रहने वाला है। तो चलिए ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के इनका आंकलन क्या है वो हम आपको बताएंगे, और इसके बाद हमारा आंकलन क्या रहा है, हमने क्या आंकलन आपको निकाल करके दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए महावीर जी से बातचीत करते हैं। महावीर जी, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो आपने जो आंकलन दिया था वो बिल्कुल सटीक जाकर के बैठा था। आपने वोटों की हार जीत का भी अंतर जो है वो बता दिया था, लेकिन इस बार ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के आपका आंकलन जो है वो क्या कहता है? जाखड़ साहब, ऐलनाबाद में तो स्थिति शुरू से ही क्लियर है। शुरुआत जब चुनाव की हुई तो मैंने एक दो जो मित्र थे उन्होंने मेरे से ये जो है बनाया उन्होंने कार्यक्रम, तो मैंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से चलते चलते इलेक्शन वहीं पहुंच गया है। हालांकि आम जब स्टार्ट होता है और जब एंड आता है चुनाव प्रचार का तो उसमें कई बार तब्दीलियां आ जाती हैं, लेकिन हम जिस तरीके से सभी चीज़ों पे विचार करते हैं, जिस दिन नॉमिनेशन का फाइनलाइज हो जाता है और फॉर्म्स जो है वो विड्रॉल हो जाती है, कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, हम ऑलमोस्ट उस दिन उस सीट पे नतीजा निकाल देते हैं जी। ये हमारा पिछले 7-8 इलेक्शन जो है पिछले 25-30 साल 35 साल से मेरा ये तजुर्बा है, और परमात्मा की ये मेहर है कि मेरा आज तक जो हमने आकलन किया है अभी तक कभी वो गलत नहीं हुआ जी। चाहे वो राजस्थान में हो चाहे पंजाब में हो, और ऐसे हमने आकलन जो किए जबकि साटा बाजार पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी आदमी उसमें दिन और रात का अंतर था, और नतीजे आने से पहले कोई आदमी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था जी जी। इस जो चुनाव ऐलनाबाद में कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई आम आदमी भी प्रेडिक्ट करेगा तो उसकी प्रेडिक्शन भी मेरे ख्याल में अभय सिंह चौटाला के जीतने की जो है वो बात जो चल रही थी, अभी मामला थोड़ा मार्जिन पे आया है, लेकिन मार्जिन भी लगभग शुरू में जब मान के हम चले थे मेरे ख्याल में लगभग वही उसी के आसपास है या थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसी जो है स्थिति वहाँ पे आज लग रही है, और 2 तारीख को नतीजे भी ऐसे ही परिलक्षित होंगे। ठीक है, अगर बात करें तो 1,83,000 वोट हैं, लगभग 1.5 लाख वोट या 1,53,54,000 के लगभग पोल हो जाएंगे। तो इसमें से अगर 1,53,000 में से अगर हम वोट बांटना चाहें तीनों पार्टियों को या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उनमें, तो कितना कितना वोट जो है किस किस को जा रहा है? मेरा अंदाजा है कि अभय सिंह तकरीबन 45 से 50% वोट ले जा सकता है। ठीक है, टोटल पोल का। ठीक है, और इसमें वोट बताइएगा कितने आ गए? अब देखिए 1 लाख अगर 52-53 वोट पोल होता है तो उसमें 6-7 हज़ार वोट जो है वो इंडिपेंडेंस हैं, उनके अकाउंट में हम नोटा और इंडिपेंडेंस के अकाउंट में मान सकते हैं, और 1,45,000-46,000 वोट 3 कैंडिडेट्स के लिए बचता है। तो उसमें कांग्रेस जो है वो मैं 3 नंबर पे मान रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस का शुरुआत से ही जिस दिन से कैंडिडेट ये फाइनलाइज हुआ तो ये मेरा मानना था कि कांग्रेस को वोट जैसे लोग अनुमान लगा रहे हैं ऐसे वैसे वोट नहीं मिलेगा। ठीक है। और उसका प्रचार भी, क्योंकि पार्टी में ये गुटबाजियाँ क्या सिस्टम ये सब अपने को पता है। कितनी बारीकी से ऊपर बातें कुछ होती हैं, अंदर बातें कुछ होती हैं। तो इस सीट के ऊपर ऐसी परिस्थिति पैदा होनी थी, क्योंकि जो कैंडिडेट आया था वो स्वीकार्य नहीं था कांग्रेस जनों के, नहीं हो सकता मेरे विचार में। तो
स्वाभाविक है, अब वोटिंग भी उसी के मुताबिक होगी। तो वो जो शुरुआत में ऐसे लग रहा था कि बीजेपी का भारी विरोध है और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहेगा, ऐसी बात जो है वो नहीं होने जा रही। कांग्रेस का प्रत्याशी का जो है चुनावी प्रचार का अंत आते आते जो है वो काफ़ी जो है पिछड़ता चला गया और जो है आखिर में अब स्थिति डे बाय डे जो है कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ ही होती चली गई। आंकड़ों पे अब हम जो है वो स्पष्ट बातें करेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करेंगे। अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को वोट जो है वो कितने मिल रहे हैं? कांग्रेस प्रत्याशी 25, 27, 28 यानी कि 25 से 30 का आंकड़ा कि 25 से 30 का आंकड़ा जो है कांग्रेस प्रत्याशी के पास वोट जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका कारण भी आपने बताया। अब अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी से प्रत्याशी गोविंद कांडा को कितने वोट आप अपने आंकलन में दे रहे हैं? गोविंद कांडा के पक्ष में 40 से लेकर 45 हज़ार वोट मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण है, उसने जो है जेजेपी के सहयोग से जो बागड़ी बेल्ट थी, जो पुराना जो है दड़बा इलाका नाथ चोपटा इलाका, उसमें उसने काफ़ी गेन किया है आखिरी समय में। और इसके अलावा शहर में उसकी शुरुआत में ही बढ़त थी, सब लोग ही मान रहे थे कि शुरुआत में बढ़त है, लेकिन उसको जो बड़ा नुकसान हुआ है वो पंजाबी बेल्ट में हुआ है। पंजाबी बेल्ट में जो है वो उनको वोट जो है वो किसान आंदोलन के चलते उनको बहुत मिनिमाइज वोट मिलने की संभावना है। इसके चलते जो है 40 से लेके 45,000 46,000 वोट जो है वो गोविंद कांडा को पक्ष में आने चाहिए। और अभय सिंह जो है, अभय सिंह को पिछली बार 57,000 वोट मिले थे, लेकिन अब की बार उनको हर सेगमेंट में गेन मिली है। पिछली बार वो बागड़ी बेल्ट में उनकी 15,000 की लीड थी, वो लीड ऑलमोस्ट कायम है। अगर कहीं उसको थोड़ा नुकसान जेजेपी की वजह से हो रहा है उस बेल्ट में, तो उधर कांग्रेस के जो वोट थे, जो क्या अपने भरत सिंह बेनीवाल के जो सपोर्टर वोट हैं वो उनके अकाउंट में आ रहे हैं। पंजाबी बेल्ट के जो 20-22 गांव हैं, उस गांव में वो हारे थे और हमेशा ही वो हारते रहे हैं। पुराना लोकदल लगा लो जो भी है, वो पंजाबी कांग्रेस से हारती रही इस बेल्ट में, लेकिन पहली बार उनको जो है बड़ी बढ़त वहाँ पे मिलने जा रही है। ठीक है। और शहर के अंदर वो पिछली बार 14-1500 वोट से हारे थे, अब भी वो गोविंद कांडा से 1500-1800 वोट से वो हारेंगे, लेकिन उनका मत प्रतिशत, क्योंकि वहाँ वोटिंग कुछ ज़्यादा होगी बाई इलेक्शन के चलते, तो उनको वोट जो पिछली बार 6,000 के आसपास मिले थे, अब की बार उनको 7500-8,000 के करीब वोट वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अभय सिंह चौटाला को 65 से 70,000 वोट दे रहे हैं। हाँ, 70,000 मेरे 70,000 क्रॉस करने चाहिए। 70,000 क्रॉस कर सकते हैं आराम। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 25 से 30,000 और भारतीय जनता पार्टी के जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार को 40 से 45,000 और अभय सिंह चौटाला को 70,000 से प्लस वोट जो है वो इन्होंने अपने आंकलन के अनुसार दिए हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं उन अहम मुद्दों पे जिन पे चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। सर, अब अगर बात करें तो पंजाबी बेल्ट में जिस तरह से ये किसान आंदोलन के जो टिकैत साहब आए हैं, गुरनाम सिंह चंडूनी आए हैं, इसका कितना का फर्क मानते हैं, पंजाबी बेल्ट में हो या बागड़ी बेल्ट में हो? क्योंकि सभाएं नाथूश्री चोपटा में भी की गई और ऐलनाबाद में भी की गई। देखो, किसान आंदोलन का ये जो चुनाव किसान आंदोलन के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा है और किसान आंदोलन के चलते ही अभय सिंह ने त्याग पत्र दिया, उसी के चलते ही यहाँ पर चुनाव की नौबत आई। तो अब उसमें दो चीज़ें हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर हम बागड़ी बेल्ट को लें और पंजाबी बेल्ट को लें तो उसमें एक बुनियादी अंतर रहा। बुनियादी अंतर ये रहा कि जो पंजाबी बेल्ट जहाँ पे अभय सिंह कमज़ोर रहा करता था हमेशा ही, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा आंदोलन का प्रभाव था। आप अंदाज़ा लगाइए कि तलवाड़ा और मल्लिका दो बड़े गांव हैं इस पंजाबी बेल्ट में, और वहाँ पे जो है बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो वहाँ पे प्रचार भी नहीं कर पाया। और इसके अलावा जहाँ पर बागड़ी बेल्ट के अंदर भी जो विरोध हुआ, उनमें इस पंजाबी बेल्ट के किसानों का ज़्यादा अहम रोल था। वो लोगों ने वहाँ जाके सक्रिय रूप से वहाँ पर प्रचार किया इनके खिलाफ। तो आप ये स्वाभाविक है कि इस बेल्ट के अंदर, पंजाबी बेल्ट में तो बीजेपी प्रत्याशी को आप मुकाबले से बाहर ही मानिए, वो तो बुरी तरह से 3 नंबर पर आएंगे। और यहाँ पे मुकाबला किससे है? कांग्रेस वर्सेस अभय सिंह चौटाला। और जब ये ट्रेंड लास्ट में आते आते चुनाव जो है वो, क्योंकि सब लोग आजकल मीडिया का ज़माना है और लोगों को बिल्कुल पता लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी बुरी तरह पिछड़ रहा है, तो लोगों का रुझान जो है वो अभय सिंह के पक्ष में थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो इसके चलते जहाँ पे हमेशा ही अभय सिंह इस बेल्ट में कमज़ोर रहा करता था, उनको बड़ी एज वहाँ पे मिलने जा रही है, बड़ी बढ़त
जो है वो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पे 5-6 हज़ार वोटों की उसको जो है वो बढ़त वहाँ यहाँ पे मिलेगी। यानी कि किसान आंदोलन का ये फर्क सबसे बड़ा देखने को मिला पंजाबी बेल्ट। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से जो है अभय सिंह की जीत जो है वो तय हो गई और बीजेपी का प्रत्याशी मुकाबले में नहीं आ पाया। जब आप 5-5 हज़ार जिस गांव में वोट है वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, तो आप चुनाव कैसे जीत सकते हो? ये तो सोचने की बात है। तो ये मुख्य रूप से उनको जो है वहाँ पे एज जो है शुरुआत में ही जो है यहाँ पर अभय चौटाला को मिल गई और उसके बाद में उसने अपना जो आधार बेस कितने सालों से 35-40 सालों से चौधरी देवीलाल का और जो अपने ओम प्रकाश चौटाला का जो आधार जिन गाँव में था उस आधार को उन्होंने मजबूत रखा, उस धड़े को उन्होंने कायम रखा। उसके बाद में जो भी उन्होंने साम दाम दंड भेद ये पिछले 3-4 सालों से इस इलाके में चलता आ रहा है वो उन्होंने उनका सब ने प्रयोग प्रत्याशी ने प्रयोग किया है, उसका भी उनको लाभ मिलेगा। और दूसरा जब क्या है कि अब इसमें 2 बातें अहम हो गई। एक तो ये हो गई कि इनेलो प्रत्याशी को तो ये बेनिफिट है कि ये हवा ये है कि ये कांग्रेस को वोट डाल रहा है, तो वो आदमी बोला कि मैं वोट तो कांग्रेस को डाल रहा हूँ लेकिन जीतेगा अभय सिंह। अगर बीजेपी माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, उसका एडवांटेज जब ये हम चुनाव की असेसमेंट करते हैं कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि ये क्लियर हो जाए कि विरोधी पार्टी को वोट देने वाला भी अगर कहने लग जाए कि ये प्रत्याशी जीतेगा तो उसके पक्ष में 5-7-8% वोटों का रुझान अपने आप ही बढ़ जाता है। अब अगर बात करें तो आपने पंजाबी बेल्ट की बात कही कि अभय सिंह चौटाला को वहाँ पे एक बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है, लेकिन अगर बागड़ी बेल्ट की बात करें जो पुराना दड़बा हल्का है या चोपटा क्षेत्र 45 क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे टिकैत साहब के आ जाने से, क्योंकि खुल्लम खुला ऐलान कर दिया था कि जिस बंदे ने आपको झोला दिया है उसको सवाया करके दे दिया जाए, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो चौमन गांव है बागड़ी बेल्ट के जिसमें आधा इलाहाबाद हल्के के हैं और आधे जो है वो पुराना दड़बा हल्के के है, इसमें हमेशा ही मतलब जो है नीलो और पूर्व लोकदल मजबूत रहा है और पिछले विगत 2-3 चुनाव जो अभय सिंह ने जीते हैं इन हलकों में ही उनको हमेशा लीड दी है। और जिस जगह आप एक सोचिए कि वहाँ पे आंदोलन का असर में कितना क्या अंतर था, मैं बता दूँ आपको। पंजाबी बेल्ट में लोग अगर वहाँ पे झंडे डंडे लेकर खड़े थे, प्रत्याशी को घुसने नहीं दे रहे थे, पुलिस के साथ झगड़ा कर रहे थे, जो फोर्सेस थी उनके साथ झगड़ा कर रहे थे, लेकिन बागड़ी बेल्ट के अंदर झगड़ा नहीं किया। वहाँ के लोगों ने ये प्रचार नहीं किया ये भी हम प्रत्याशी को बीजेपी को घुसने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उनके मन में रोष जरूर है। हर आदमी जो है वो किसानी से जुड़ा हुआ है और वो लोगों को उनको गुस्सा था, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी के प्रति भी गुस्सा था और वो किसान आंदोलन से भी जुड़े हैं, लेकिन उनका विरोध मुखर नहीं था। लेकिन अब इनका जो विरोध है वो वोटों के रूप में जरूर सामने आएगा। वोट डालने के लिए तो उनको विरोध करने की तो वो कहते हैं जरूरत नहीं है। वो कहते हैं हमारे मेहमान हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, आए प्रचार करें, वोट हमारी मर्जी है। लेकिन जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन आप देखना वो जो जितना समर्थन बीजेपी और इसको जो प्रत्याशी है जेजेपी का उसको जो लोगों को नजर आ रहा है वोटों में उतना परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है। अब अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा जब स्टार्टिंग से गोविंद कांडा को टिकट मिली थी उस समय से ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है पैसा कि खरीद फरोख्त जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, पैसा जो वोट की डिमांड है कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा लगाई जाएगी, उसका कितना फ़र्क आप नहीं? ये तो कांडा जहाँ से चुनाव लड़ता है उसके बारे में ये र्यूमर होता है। रानिया में उन्होंने चुनाव लड़ा, कोई वोट उनका एक वोट चुनाव लड़ने का एक अलग तरीका है और वो अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि उसका लोगों में ये तो है, अपेक्षा तो लोगों को है कि वो हमें पैसे बहुत देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितना का पैसा वहाँ पे पिछले चुनाव में बंटा है मेरे ख्याल में उतना उसके आसपास ही पैसा बंटेगा और कांग्रेस प्रत्याशी ये समझ गया है कि पैसा बांटने में कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो बुरी तरह से हार रही हैं, तो वो पैसा बर्बाद नहीं, जैसा एज ए बीजेपी प्रत्याशी उन्होंने पिछली बार जो है उन्होंने भी प्रयोग पैसे का खेल वहाँ पे हुआ था, इनेलो और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों ने किया था। और अब की बार इनेलो और जो है बीजेपी के प्रत्याशी ये खेल करेंगे, लेकिन वो इस पैमाने पे नहीं होगा जिस पैमाने के लोगों को सोच है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। पैसे का इतना असर चूंकि जब दो प्रत्याशी ये काम कर रही हैं तो इतना ज़्यादा उसमें अंतर नहीं आएगा। ओवरऑल अगर आप कहें तो 1000-2000 से ज़्यादा वोटों का अंतर जो है उनमें मेरे ख्याल में पैसे की वजह से नहीं पड़ेगा। यानी कि हम 60-40 का रेशो लगा सकते हैं कि एक कैंडिडेट को 100 में से 60 वोट मिल जाएंगे, एक को 40 मिल जाएंगे पैसे वाले।
गांव में अगर जिस गांव में 1000-1200 वोट होते हैं वहाँ 150-200 वोटों की लिस्ट बनाते हैं ये लोग भी, ये वोट बिकने वाले हैं यार, उन लोगों के पास वो पैसा, वो कुछ लोग वैसे ही उनके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा गरीब या थोड़ा सा पैसे की उनको ज़रूरतमंद होते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, तो उन लोगों में से वैसे ही उस पार्टी कुछ वैसे ही समर्थक होते हैं, और जब पैसा आ जाता है तो उनके वोट वो पक्के हो जाते हैं। तो अगर 200 वोट बिकने वाला या इस टाइप ये मानते हैं ये लोग, तो उसमें से क्या है कि एक 80 मिल जाएंगे, 120 मिल जाएंगे, एक को 110 मिल जाएंगे, 190 मिल जाएंगे, ऐसा ही वहाँ पे रहने वाला है। उसमें ज़्यादा अंतर, अगर बाकी जो गांव में 800 वोट पोल होगा जो नहीं बिकने वाला है, वो पार्टी के साथ जुड़ा होता है, उसके मुताबिक पोल होगा, तो उसका जो अंतर आएगा उसमें ये ज़्यादा फर्क नहीं डाल सकते। ये वहाँ पे वो जो बिकने वाला जो बूथ होगा या इस टाइप का जो वोट होते हैं, उसमें कोई 10-20 वोटों का अंतर आता है। 1000-1200 के गांव में अगर 3000-2500 गांव वाला वोट है तो वहाँ 50-40 वोट का अंतर आएगा, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। अब एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सुनीता दुग्गल सांसद बनी, सांसद बनने के बाद लोगों से धन्यवादी दौरा करने के लिए नहीं गई, कहीं ना कहीं वो भी खामी लोगों के दिल में देखने को मिली। पीछे जो सीएम अनाउंसमेंट हुई थी वो भी अनाउंसमेंट अब तक कंप्लीट नहीं हुई, तो इसका कितना बेनिफिट जो है वो विपक्षी पार्टी को मिलने वाला है? ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी का वहाँ पे पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट ऐसी है, यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है कि अगर प्रत्याशी वहाँ पे नहीं भी जीता तो जो हारा हुआ जो पार्टी सत्ता में है और जो हारा हुआ प्रत्याशी है वो ही, उसी को लोग एमएलए मानकर उसी के कहने से अधिकारीगण काम करते हैं, उसी के ही फ़ोन चलते हैं जी। लेकिन पिछले 7 साल में चूँकि दोनों बार पवन बेनीवाल ने वहाँ पर चुनाव लड़ा, और आप अंदाज़ा लगाइए कि पवन बेनीवाल जो छोड़ने का कोई सत्ता छोड़ना नहीं चाहता 3 साल पहले, तो वो अगर चाहे हारे हुए कैंडिडेट थे, लेकिन उनको पता था कि उन्होंने वहाँ पे देख लिया बीजेपी का एक काम करने का एक अलग तरह का तरीका है, इन लोगों ने एक नया रवैया या नया एक ट्रेंड अडॉप्ट किया है। उनके दिमाग में ये बात रहती है, जैसे सांसद है, अब वो उनके दिमाग में ये बात है कि मेरे को मोदी की वजह से वोट मिला है, मेरे को क्या जरूरत है इनके धक्के खाने की। अब जो है वो कह रहे हैं कि हम ये काम 3 साल में कर देंगे, तो 3 साल में करने की क्या जरूरत है? बीजेपी 3 साल, पिछले 2 साल 2.5 साल छोड़ो, 6-7-8 महीने पहले अभय सिंह ने जो इस्तीफा दिया है, उनको पता है चुनाव होगा और हमें वोट के लिए जाना पड़ेगा, तब कौन सी बीजेपी की सरकार ने यहाँ पब्लिक के बीच में आई और उनके लोग धरने में बैठे थे और लोग धक्के खा रहे थे, तब उन्होंने कौन सा काम किया? ये तो सब बकवास है, कोई काम को इन्होंने, इनका एक ट्रेंड है, ये अपने जो उनका रिवायत बनी है उनके मुताबिक इन्होंने काम करना है। कोई ये इसके बाद में अभी पिछला उपचुनाव वहाँ पे गुवाना में हुआ था, ये सारे लाव लश्कर लेकर वहाँ बैठे थे, जैसे अब यहाँ बैठे हैं, अब वहाँ पर बता दो कौन गया है वहाँ पे, कौन सा काम करने के लिए गए हैं? यही इलाहाबाद में होगा, अभय सिंह चुनाव जीत जाएंगे और बीजेपी का कोई आदमी यहाँ पर उसके बाद में नहीं आएगा, और ये लोग सब जानते हैं। ऐसी मैं बात नहीं कह रहा, ये सब लोग समझदार है, जो वोटर है वोटर को भी ये पता है, और इसीलिए तो वो अभय सिंह को वोट डाल रहे हैं। उनको पता है अगर बीजेपी को डाल भी देंगे तो इन्होंने कौन सा काम करना है? 50,000 वोट 45,000 वोट अबे बीजेपी को जिस इलेक्शन के अंदर जब सत्ता में आई, उससे पूर्व के चुनाव में तो 3,000 वोट मिले बीजेपी प्रत्याशी को, अमित चंद मेहता को। 3,000 से अगर 50,000 वोट दिया है तो 47,000 लोगों का फिर क्या कसूर है? पिछली बार 45 तिकोने मुकाबले में अगर बीजेपी को 45,000 वोट मिला है तो फिर उन 45,000 का क्या कसूर है? कोई आदमी यहाँ पे उनका जो प्रत्याशी वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, क्यों छोड़ के जा रहा है? क्योंकि उसके कहने से काम नहीं हो रहे। अभी एक सवाल यहाँ पे और करना चाहूँगा, पवन बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके कांग्रेस में आए, गोविंद कांडा जो है वो अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी, अपने खुद के भाई की पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, शामिल हो गए, दोनों ने चुनाव लड़ लिया, तो इसका कहीं ना कहीं लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये नेता आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे होगा, परसों वहाँ पे होगा? इसका कितना फर्क आप मानते हैं? लोग ये बात समझ तो हैं, लेकिन जो पार्टी क्या करती है, पार्टी ये देखती है कि मुझे इससे क्या बेनिफिट है। अब बीजेपी को पता था कि बीजेपी के पास कोई ऐसा दबंग लीडर जो बाहुबली नेता नहीं था, जो यहाँ पे किसानी के विरोध के चलते यहाँ पे चुनाव जो है वो समूथ तरीके से लड़ सके, इसलिए उन्होंने घर से बुला के एक किस्म से और गोविंद कांडा को टिकट दे के और चुनाव लड़वाया। अब कांग्रेस की स्थिति देखियो, कांग्रेस में क्योंकि गुटबाजी है, शैलजा और जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये जो दो जो धड़े हैं, अब उन्होंने क्या किया कि वो जो भरत सिंह बेनीवाल है वो भूपेंद्र हुड्डा से जो है रिलेटेड है, तो शैलजा ने सोचा कि मैं उनको टिकट नहीं दूंगी, उन्होंने जो है दाव खेला, उन्होंने जो दूसरा प्रत्याशी जो चाहे बीजेपी को कल ही छोड़ के आया है, उन्होंने अपना जो है, क्योंकि जब उपचुनाव होता है उसमें प्रदेश अध्यक्ष की वहाँ पे उन्हीं की
सिग्नेचर से टिकट मिलनी होती है, तो उन्होंने टिकट इसलिए दे दी पवन बेनीवाल को। उसका कांग्रेस की पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो प्रत्याशी 7 साल से या उससे पहले इनेलो में थे, तो भी कांग्रेस के 15-20 साल से जो कांग्रेस का हर गांव में जो एक वोट आधार होता है, कार्यकर्ताओं का एक समूह होता है, उसके खिलाफ जो व्यक्ति काम करता रहा, आज वो पूरा समूह उसके साथ एकजुट होकर उसके पक्ष में कैसे मतदान करे? ये संभव ही नहीं था। अब ये लोग बड़े जो नेता है, ये जो एसी रूम में रहते हैं, इनको तो पता नहीं ज्ञान क्यों नहीं होता, ये मेरी समझ से बाहर है। ये लोग अपने हित के लिए जो है वो किसी को भी लेकर उठा के टिकट देते हैं, लेकिन जो जनता है वो ये सब जानती है और जनता उसी वजह से वोट करती है। और आज यही कारण है कि जो है कांग्रेस प्रत्याशी 3 नंबर पे आ रहा है। अगर कोई भी कांग्रेस जन पुराना को टिकट दी जाती तो वो, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं कि उसकी स्थिति जो है वो बीजेपी से अच्छी रहती। यानी कि अगर भरत सिंह बेनीवाल आते तो वो 2 नंबर पे आ सकते थे। हाँ, वो तो पक्के 2 पे थे। अगर अब मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँ तो भरत सिंह बेनीवाल का हमने जिक्र कर लिया, पूरा आपने कंक्लूजन जो है वो निकाल लिया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर जो है वो कुछ एक वोटों की है, 10,000 15,000 वोटों की है, अगर वो जो खरीद फरोख्त की आपने बात कही पैसा पहुंचने की, अगर वो पैसा नहीं पहुंचता है तो क्या कांग्रेस 2 नंबर पे आ सकती है? नहीं, कांग्रेस का तो आधार जो है वो बिल्कुल टूट गया। एक तो जो है, जो भरत सिंह बेनीवाल का एक कट्टर समर्थक वोटर है, वो वोट किसी भी सूरत में वो वोट नहीं देगा कांग्रेस प्रत्याशी को, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात है कि पवन बेनीवाल 2 महीने 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उनको टिकट ले आए भरत सिंह की काट कर, और कल को अगर ये जीत जाते हैं या अच्छी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि टिकट उसी को मिलेगी, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? ठीक है। दूसरा कि उनमें अंतर जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि उस वोटों के वो जो वोटर है, वो वोटर फिर क्या है कि अगर उनको पैसा नहीं मिलता है जितनी वो अपेक्षा कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी से, जैसे उनका उसके बारे में चर्चाएं हैं, तो वो वोट फिर क्या है, अभय सिंह के पक्ष में जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो लोग सोचेंगे भी जीत रहा है, और वो उनके वहाँ से जो थोड़ा बहुत जो है उनका एक सिस्टम है, जो पिछले चुनाव में जिस तरह का पैसा चला है, वहाँ से पैसे का भी सिस्टम चला हुआ है। पैसा अकेला बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से नहीं, उनकी चर्चाएं ज़्यादा है, लेकिन जो है नेलो प्रत्याशी की तरफ से ही जितना उनका सिस्टम जो है पिछले 3-4 चुनाव से, वो पैसा उनका भी बंट रहा है। ठीक है। वो कहीं भी किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद में वो कमी नहीं छोड़ रहे, और वो चाहे, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि अभय सिंह चौटाला इतनी स्मूथ पोजीशन में होने के बावजूद भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि ये उनकी जो सियासत का ये जो उपचुनाव है, इस पे उनकी सारी सियासत टिकी हुई है। अगर किसी भी तरीके से उनका मार्जिन पिछले चुनाव से कम रहता है और या बड़े मार्जिन से वो नहीं जीतते हैं, तो वो उनके दिमाग में ये बात है कि उनकी पार्टी का आगे जो है फैलाव वो होना वो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसके चलते अभय सिंह चौटाला का जो तंत्र है वो भी इसमें जुटा हुआ है। और वो पिछले 3-4 साल उनका तो एक नेटवर्क है वहाँ पे, वो उनको एक बेनिफिट उसको अभय सिंह चौटाला को ये मिल रहा है कि लगातार पिछले 4 चुनाव से उनका एक पूरा नेटवर्क नीचे जमीनी स्तर पर बना हुआ है। और जो गोविंद कांडा पहली बार आए हैं, और जो बीजेपी का जो वहाँ पे जो मुख्य प्रत्याशी 2 चुनाव लड़ा, वो उनको छोड़ के कांग्रेस में चले गए हैं, तो जो आगू जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी स्वाभाविक उनके साथ जाएंगे, वोटर चाहे ना जाए। तो उनके पास एक ऐसी टीम ही नहीं है कि जो स्मूथ लेवल पे हर बूथ के ऊपर जो है वोटों की खरीद फरोख्त जो है वो स्मूथ तरीके से कर सकें। एक आखिरी सवाल करूंगा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, उनकी छवि ठीक है, कोई दो राय नहीं है कि वो किसी तरह से भी कोई छवि पे उनके दाग है, लेकिन उनके भाई जो गोपाल कांडा है, उनकी छवि पे काफ़ी सारे दाग जो है वो विपक्ष लगातार उठा रहा है, कह रहा है कि इन पे 7 केस दर्ज हैं, गीतिका शर्मा का मामला बार बार उठाया जा रहा है। तो इस छवि का इस चुनाव पे कितना का प्रभाव मान? देखो, प्रभाव तो है। अब लोग सब कह रहे हैं, अब लोग जो उनके सपोर्टर जेजेपी के लोग कल परसों जब कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है तो उन्होंने उसका खिलाफ प्रचार करना होता है। उनके पास अल्टरनेटिव ये थोड़ी कोई इतना बड़ा मुद्दा मिल जाए वो उसका जो विपक्षी है वो घर बैठ जाए, ये तो संभव नहीं है। अब उन लोगों ने वो प्रचार, आजकल मीडिया का ज़माना है, उन लोगों के सब जो उस वक्त के जो वक्तव्य है लोगों के पास पढ़े हैं या वो नहीं पढ़े तो लोग सोशल मीडिया पर भेज देते हैं कि उस वक्त आप इनके खिलाफ क्या बोल रहे थे, आज आप इनको समाज सेवक बता रहे हो, पहले इनको बलात्कारी बता रहे थे। ये तो जेजेपी के नेताओं की भी चर्चाएं चल रही है। हाँ, तो जेजेपी के नेताओं ने उस वक्त उनका बहुत विरोध किया। अब वो विरोध किया, अब जब उनके साथ जब समझौता है, विरोध तो उन्होंने बीजेपी का भी किया था।
वो कहते हैं बीजेपी को वोट किसी भी हालत में दोगे, वो कौम के गद्दार हैं, ये बातें कहा करते थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी बनी, क्योंकि ये राजनीति है, वो उन्होंने अब हित ये देखा कि आज सरकार बनाओ, कल किसी ने देखी है, तो वो लोग आज बीजेपी के साथ बैठी है। तो सबने चुनाव प्रचार में, कोई पुरानी बात थोड़ी है ये, कोई गीतिका कांड वाली तो उससे पुरानी है। लेकिन इसका असर इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन पब्लिक में एक हर व्यक्ति की छवि बन जाती है, अब वो छवि को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब गोपाल कांडा चाहे गोविंद कांडा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो गोपाल कांडा की जो छवि है, वो छवि जो बन गई, उस छवि को इसको एकदम वो पाक साफ साबित होना उनके लिए बहुत मुश्किल है, चुनौती भरा है, चुनौती भरा है वो। अब अगर बात करूं तो अभय सिंह चौटाला की छवि भी कहीं ना कहीं ऐसी है कि ये विपक्ष जो जननायक जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आपको आंखें दिखाने वाला नेता नहीं मिलेगा इस बार, और आपको धमकाने वाला नहीं मिलेगा। बार बार कंडेला कांड का जो जिक्र है वो सामने आ रहा है, तो इसका कितना प्रभाव आप मानते हैं इस चुनाव में? नहीं, इसका ये चीज़ें सारी हुई हैं तभी तो इनेलो सत्ता से बाहर है, ये बातें तो सारी हुई हैं। नहीं, इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। इस चुनाव में क्या है, क्योंकि इस अब चुनाव के नतीजे कैसे आएंगे, चुनाव के नतीजे तो वहाँ के समीकरण तय करेंगे। अब समीकरण क्या तय कर रही हैं? अभय सिंह के पक्ष में क्या है कि अगर कुछ बातें उनकी गलत हैं तो उनकी अच्छाइयाँ भी हैं कुछ। वो जो उसके जो सपोर्टर हैं, वो एक परंपरागत वहाँ का इलाका है होना, उस वो बेल्ट में वहाँ पे आधार होना। दूसरा उसके बाद में क्या है कि बीजेपी के खिलाफ होना किसानी के चलते, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी गलत उतरना, ये सारी चीज़ें अभय सिंह के फेवर में चली गई। तो वो जो अभय सिंह अगर ये बातें जो विपक्ष कह रहे हैं, ये बातें इनमें ये नहीं है कि इनमें सच्चाई नहीं है, इनमें भी सच्चाई है। लेकिन अगर ये बातें ना होती तो फिर तो अभय सिंह घर बैठे 1 लाख वोटों से जीतते। जैसे इन बातों के कारण ही अभय सिंह को घूमना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं, अदरवाइज तो अभय सिंह को घूमने की जरूरत क्या है? जितने इनेलो ने, चौर देवीलाल ने काम किए, ओम प्रकाश चौटाला ने जैसे काम किए हैं किसानों के लिए या रूरल जो आबादी है उसके पक्ष में, हमेशा इनका जो है उन लोगों का भी कितना समर्थन रहा है। और आज ये सारी पार्टी जो सत्ता के मुकाबले में थी वो आज एक सीट पे सिमट के आ गई, तो कमियां तो रही हैं। और ये कमियां वो लोग फिर यहाँ भी तो कहेंगे आके, जब यहाँ आकर कहते हैं तो उनका प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन अब उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ रहा कि वो नतीजे को बदल दे। ठीक है, नतीजा यानी कि मार्जिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। मार्जिन जो है इतना बढ़ गया कि वो परिस्थितियां दोनों प्रत्याशी के पक्ष में जो है वो नहीं है, वो अभय सिंह के पक्ष में। ये फिर जो छोटी मोटी जो ये बातों लोगों ने उसको इग्नोर करके, वो जो उसका समर्थक बेस वोट बैंक है वो वोट उसके पक्ष में जा रहा है। दूसरा उसके जो खिलाफ वोट है उसका बंटवारा 2 जगह हो रहा है जी। ये भी उसको बहुत बड़ा एक बेनिफिट जो है अभय सिंह को मिल रहा है, जो उसके विरोधी वोटों का 2 जगह बंटवारा होना। चलिए, शुक्रिया महावीर जी बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ महावीर सारन, जो कि बहुत बड़े एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनको हम कह सकते हैं। और अगर चुनावी आंकड़ों का, गणित का अगर बात करें तो ये उन चुनावी आंकड़ों के साथ अच्छे खासे जो हैं वो खेल लेते हैं। इनका खेल हमने आपको पीछे जो विधानसभा के जनरल चुनाव हुए थे उनमें भी हमने आपको दिखाया था, वो वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कालांवाली, रानिया, एलनाबाद, सिरसा, अलग अलग विधानसभाओं के आंकड़े जो है वो हमने इनसे लिए थे, और वही आंकड़े जो है वो मतगणना के दिन जो है वो हमें देखने को मिले थे। तो ऐसे में अब तमाम मुद्दों पे इनसे चर्चा की, और अंत में एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि चुनावी नतीजे इस बार इनके आंकलन के अनुसार क्या कुछ रहने वाले हैं। तो वो ये है कि अभय सिंह चौटाला 1 नंबर पे हैं, 20,000 से भी ज़्यादा मतों से जो है विजयी हो रहे हैं। और उनका अगर वोटों का आंकड़ा बताऊं तो 70,000 प्लस जा रहा है। उसके अलावा अगर बात करूं तो 2 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गोविंद कांडा जो हैं प्रत्याशी हैं वो रहने वाले हैं। उनका अगर वोटों का अगर आंकड़ा बताना चाहूं तो 40 से 45,000 तक जो है वो जाने की संभावना इन्होंने बताई है। अगर 3 नंबर पे बात करूं तो 3 नंबर पे कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल रहने वाले हैं। उनका वोटों का आंकड़ा जो है वो 25 से 30,000 का इनके अनुसार इनका जो कहना है वो है। बाकी के जो वोट बचते हैं वो वोट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर लीजिए या नोटा कर लीजिए, उन पे जाने के आसार हैं। अब हमारा अगर आंकलन बताएं तो हमारा आंकलन ये है कि अभय चौटाला जो है वो 65 से 70,000 वोटों पे हैं, और गोविंद कांडा जो है वो 45 से 50,000 वोटों पे है, और पवन बेनीवाल की अगर बात करें तो वो 20 से 25,000 वोटों पे हमारे आंकलन के अनुसार हमें रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर 2 नवंबर को जो नतीजे आएंगे, 2 नवंबर को मतगणना होगी, उसमें साफ हो पाएगा कि किस चैनल का जो ओपिनियन पोल है, किस चैनल का जो आंकलन है वो सही बैठा है, और किस चैनल ने बिना सोचे समझे जो है वो
अगर बात करें तो अपने पास से लगा करके जो है आप लोगों तक सूचनाएं जो है वो पहुंचाई हैं। तो खैर आने वाले समय तक इंतज़ार रहेगा, लेकिन एक आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आप वोट डालने जाएं तो वोट डालने से पहले एक बात जो है अपने दिमाग में ज़रूर सोचिएगा कि आप जिस कैंडिडेट को वोट डालने जा रहे हैं, चाहे किसी भी कैंडिडेट को वोट डालिए, जिस कैंडिडेट को वोट डालने जा रहे हैं क्या वो कैंडिडेट आपके लिए सही है, क्या वो आने वाले समय में आपके मुद्दों की बात जो है वो उठा सकता है, क्या वो कैंडिडेट आपके इलाके का विकास करवा सकता है, क्या वो कैंडिडेट आपके लिए तमाम वो सुविधाएं अवेलेबल करवा सकता है जो आपको मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके, दिल में रख करके आप वोट डालने जाइएगा और उसी कैंडिडेट को वोट डालिएगा जो कैंडिडेट आपकी उम्मीदों पे आपको लगता है कि ये खरा उतर सकेगा। खैर इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।